हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की क्लास 11 की। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपको क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसमें मैं आपको चैप्टर 2 तक पढ़ा चुकी हूँ और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 3। ठीक है, तो चैप्टर 3 है आपका प्राइवेट एंड पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आज हम प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लास 11th या 12th में हो कॉमर्स के, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कराया था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट सेक्टर पूरा प्राइवेट होता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट का ही मेन रोल होता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसे बिजनेस को कंसिस्ट करता है या ओन करता है जिसमें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन सब पे मैंने वीडियो बना रखा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कंपनी क्या होती है, क्या इसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स होती है, कितने टाइप्स की ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करने चल रहे हैं। The public sector consists of various organizations owned and managed by the government। तो पब्लिक सेक्टर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे बिजनेस आ जाते हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन या तो पार्टली सेंट्रल और पार्टली स्टेट मैनेज करती है या फिर केवल स्टेट या फिर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है, they may also be a part of the ministry or come into existence by a special act of parliament। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट थ्रू दीज इंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। तो इन इंटरप्राइजेस के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है और अपनी इनकम को भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्पेसिफाइड द अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो आपका आईपीआर 1948 एक्ट था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अप्रोच किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। The roles of the private and public sector were clearly defined and the government through various acts and regulations was overseeing the economic activities of both the private and public sector। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, और उन्हीं के बेस पे इन दोनों के डिफरेंस भी हैं। The Industrial Policy Resolution 1956 had also laid down certain objectives for the public sector to follow। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स 1956 ने भी बनाए हैं। So as to accelerate the rate of growth and industrialization, the public sector was given a lot of importance, but at the same time mutual dependency of public and private sectors was emphasized। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। The 1991 industrial policy was radically different from all the earlier policies, where the government was deliberating disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector। ठीक है, तो जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें क्या हुआ था कि डिस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम दी गई थी। ठीक है,
At the same time, foreign direct investment was invited from business houses outside India. तो इसी टाइम पे जो है 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद ही जो है फॉरेन ट्रेड की भी फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें. Thus, multinational corporations or global enterprises which operate in more than one country gained entry into the Indian economy. तो इसी में आपकी मल्टीनेशनल जितनी भी कॉरपोरेशंस थी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस थी जो वर्ल्ड लेवल पर अपना बिजनेस कर रही थी, उनको भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया और लाया गया इंडियन इकोनॉमी में. Thus, we have public sector units, private sector enterprises and global enterprises coexisting in the Indian economy. तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के इंटरप्राइजेस एग्जिस्ट करती है. एक आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, दूसरी आपकी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं और तीसरी आपकी ग्लोबल इंटरप्राइजेस हैं. ठीक है, जो कि आपकी ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर अपना बिजनेस करती हैं. ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है. इट एम्स एट इंक्रीजिंग फैसिलिटी फॉर पब्लिक वेलफेयर. तो इसके नाम से ही क्लियर है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यानी कि पब्लिक वेलफेयर इसका मेन मोटिव होता है. ठीक है, इट एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट. और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. ओनरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है और प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होती है वो इंडिविजुअल कंपनी के पास होती है. ठीक है, दिस सेक्टर जनरली प्रोवाइड्स फैसिलिटी रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड फूड टू द पीपल. तो नॉर्मली जो पब्लिक सेक्टर होता है वो जनरली ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है या हेल्थ से रिलेटेड होती है या सिक्योरिटी या फूड से रिलेटेड होती है. ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दिस सेक्टर जनरली प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स. और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जनरली गुड्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, उनका कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं होता. द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर में कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो सब गवर्नमेंट के हैंड में रहता है. द डिसीजंस आर टेकन बाय द ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कंपनी. और प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर है या मैनेजर है वो सारे डिसीजन लेता है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर का. आपका रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टिस्को हो गई. ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की कौन कौन सी इंटरप्राइजेस हैं जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज करती हैं. ठीक है, कितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं. तो अगर हम प्राइवेट इंटरप्राइजेस की बात करें तो ये आपकी 5 टाइप्स की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके बारे में मैंने आपको एक एक वीडियो में डिस्कस भी किया है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या फिर आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई. ठीक है, इसको हम अपना चैप्टर 2 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है आपकी पब्लिक इंटरप्राइज. पब्लिक इंटरप्राइज आपकी 3 तरह की होती है. एक आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, एक आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है और एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है. तो आज इस चैप्टर में हम ये तीनों चीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है और आपकी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है. ठीक है, अब बात करते हैं जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, जो कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस. तो कुछ ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं जिनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के मैनेज और ओन करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस की. तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक इंटरप्राइज में टेक आर 3 टाइप्स. तो 3 तरह की होती है. एक आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरी आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है. तो हम धीरे धीरे तीनों को डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहला देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस. तो पब्लिक इंटरप्राइजेस को ऑर्गेनाइज करने का ये सबसे ओल्ड और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ठीक है, दीज इंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ. तो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया जाता है. द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय
them are an integral part of the functioning of the government. चलिए आगे देखते हैं. They act through the officers of the government and its employees are government employees. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके गवर्नमेंटेड एम्प्लॉयज ही होते हैं. ठीक है. These undertakings may be under the central or the state government and the rules of central state government are applicable. तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं और जो रूल्स होते हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेबल होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. ठीक है. तो रेलवेज हो गया आपका, पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, टेलीग्राम डिपार्टमेंट हो गया, ये सब आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं. ठीक है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं लेके आई हूं आपके लिए. तो आपका ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया. ठीक है. पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, ये सब आपकी क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है. अब ये भी धीरे धीरे प्राइवेट हो रही है वैसे. चलिए अब हम फीचर्स देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की. तो सबसे बड़ा फीचर यही है कि नॉट अ सेपरेट एंटिटी. तो ये अंडरटेकिंग्स जो होती है ये एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती. ठीक है. इनका अपना अलग कोई डिस्टिंक्ट फीचर या एंटिटी नहीं होती. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन नॉट एंजॉय द लीगल पावर्स एज अ सेपरेट एंटिटी. इनको कोई लीगल पावर नहीं दिया गया है एज अ सेपरेट एंटिटी. ठीक है. Such enterprises are regarded as a part of the government and thus cannot be taken to court on their own. तो ये गवर्नमेंट के पार्ट कहलाती हैं. ठीक है. और इनको कोर्ट में ये जाकर के कोई केस वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि इनकी कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट फीचर देखते हैं अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फुली गवर्नमेंट कंट्रोल होती हैं. ठीक है. Such enterprises are subject to strict rules and guidelines issued by directors and officers who are appointed by the concerned ministry. Next feature देखते हैं. The employees of the enterprises are government servants and their requirement and conditions of service are the same as that of other employees directly under the government. तो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, रिक्रूटमेंट भी गवर्नमेंट कराती है. They are headed by Indian Administrative Service IS officers and civil servants who are transferable from one ministry to another. ठीक है. तो ये IS रैंक पे जो ऑफिसर्स होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो जिनको वन मिनिस्ट्री से अदर पे ट्रांसफर किया जा सकता है उनको भी इसमें हायर किया जाता है. It is generally considered to be a major subdivision of the government department and is subject to direct control of the ministry. तो ये मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट सब डिविजन होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और इस पे पूरा कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री का. द फंडिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट. तो जितने भी फंड्स होते हैं इस इंटरप्राइजेस में वो सब गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती हैं और एनुअल अप्रोप्रिएशन होता है बजट का गवर्नमेंट के. ठीक है. चलिए अब मेरिट्स देख लेते हैं. These undertakings facilitate the parliament to exercise effective control over their operations. तो ये पार्लियामेंट फैसिलिटी होती है इनके लिए कि इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशंस पे. These ensure a high degree of public accountability. तो इसमें हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है. The revenue earned by the enterprises goes directly to the treasury and hence is a source of income for the government. तो जो भी रेवेन्यू इस बिजनेस में अर्न होती है वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट के पास चली जाती है. तो ये एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जा सकता है गवर्नमेंट का. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड दिस फॉर्म ऑफ मोस्ट सुइटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. तो क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है इसलिए इसको नेशनल सिक्योरिटी कहती है कि ये बहुत ही सुइटेबल फॉर्म है बिजनेस का. ठीक है. चलिए अब लिमिटेशंस देखते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते क्योंकि इस पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का वो होता है राइट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. The employees
or heads of department of such undertakings are not allowed to take independent decision without the approval of the ministry concerned। ठीक है, तो बिना गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री के से कंसर्न किए कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता इंडिपेंडेंट, बिना परमिशन के, ठीक है, बिना अप्रूवल के। दीज लीड्स टू डिलेज इन मैटर वेयर प्रमोट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होता है, डिसीजन डिले हो जाता है, कोई भी तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। These enterprises are unable to take advantages of business opportunities. The bureaucrats' over cautions and conservative approval does not allow them to take risky ventures. तो ओवरऑल बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेजेस ले पाते हैं, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड में होता है। जो गवर्नमेंट चाहती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस रन करता है, ठीक है। There is a red tapeism in a day-to-day operations and no action can be taken unless it goes through the proper channels of authority। रेड टेपिज्म का हो गया कि यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है, कोई उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। सीधी सी बात है कि जिसपे गवर्नमेंट का पूरा राइट रहेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो सोर्स ऑफ इनकम भी है गवर्नमेंट के लिए, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। These organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate service to them। तो यूजुअली ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है ये इनसेंसिटिव कही जाती हैं, ये कंज्यूमर नीड्स को सेंस नहीं कर पाती और ना ही एक एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर से ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है या फिर आपकी गवर्नमेंट कंपनियां क्या होती हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, तो मैं आपको उस टॉपिक पे एक लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।